नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। 28 मई मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे की जब बात निकलती है या मेंस्ट्रुअल पर कोई भी डिस्कशन जब होता है तो हर एक व्यक्ति आंखें चुराता हुआ नजर आता है या फिर चुप हो जाता है, बात नहीं करना चाहता है। ये पता है कि हमारे घरों में बेटियां हैं, पत्नी हैं, बहू है, सबसे अव्वल माँ है। उसके बावजूद भी इस मुद्दे पर कोई बात करना नहीं चाहता और बात नहीं करने से कितनी परेशानियां खड़ी होती हैं उसके बारे में तो किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। और यही वजह है कि पिछले कई सालों से 28 मई मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाना तय हुआ। 28 तारीख क्यों चुना गया, इसके पीछे भी एक बहुत ही बढ़िया कारण है। 28 दिन का माहवारी का पीरियड होता है, यानी जो साइकिल होती है, एक महिला जब उसके पीरियड्स आते हैं उसके 28 दिन की साइकिल होती है। 28 दिन बाद उसे पीरियड्स आते हैं और यही वजह है कि ये दिन को मनाने के लिए 28 तारीख को चुना गया। ये शायद आप सबको नहीं पता था, है ना? तो आज हमने आपको बता दिया। इसके अलावा बहुत सारी बातें हम आज आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आज का दिन सिर्फ इसके ऊपर बात करने का नहीं है। आपको रोज़ाना इसके ऊपर बात करनी होगी। अपने घर में बहन है, उसे सपोर्ट करना होगा, माँ की परेशानी को समझना होगा। क्यों ये सारी बातें हमें करने की ज़रूरत है और समाज में उसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है, इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में जुड़ी हैं डॉक्टर पूजा दीक्षित जोशी। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच गायत्री जी। डॉक्टर पूजा दीक्षित जोशी जो एक एम्पैथेटिक एजुकेटर हैं, एमएस यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजी विभाग से जुड़ी हुई हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। उम्मीद और टीम स्माइल के साथ वो काम कर रही हैं और इसी मुद्दे पर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैला रही है समाज में, वडोदरा शहर यानी कि अर्बन इलाके में भी और रूरल इलाके में भी। तो मैम, बात यहीं से शुरू करते हैं कि जब आप लोगों को अवेयर करने पहुंचती हैं तो किन मुद्दों पर बात होती है, खासकर बस्ती में जहाँ पर थोड़ी सी कम जानकारी है, कम एजुकेशन है उन लोगों में, और रूरल एरिया में? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आप इस टॉपिक को लेके आई हैं अपने इस वीएनएम चैनल में, और आपने अवेयरनेस का जो आपने जिम्मा उठाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आपकी पूरी टीम को बधाई, क्योंकि ये ज़रूरत है आज की। आज हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और आज भी हम इसको एक टैबू की तरह तो ये बहुत शर्म वाली बात है। हमें पता है कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर पेट्रियार्कल सोसाइटी और पितृसत्तात्मक है, बट चुप्पी तो तोड़नी पड़ेगी कहीं ना कहीं। और आई थिंक और यही मौका है कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू उस चुप्पी को तोड़े। और आपका क्वेश्चन जैसे आया कि जब हम बस्तियों में जाते हैं वहाँ पे तो अवेयरनेस है ही नहीं, बिकॉज एजुकेशन नहीं है, और एजुकेशन का मुश्किल है कि पावर्टी है, लोगों को पास गरीबी है। तो ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन तो बहुत दूर की बात है। जब उनको रोटी खाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है तो वो ये कहाँ से करेंगे? तो बहुत मुश्किल होता है, बट हमने कोशिश नहीं हारी और हम लगे हुए हैं अपने उसमें, हमारी टीम लगी हुई है। तो मैम, एक घर से चालू करते हैं, एक घर को हम एम्पावर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद, और वो कैसे माध्यम होता है, जब हम नुक्कड़ नाटिका करते हैं उनके साथ। क्या बात है! नुक्कड़ नाटिका एक सबसे अच्छा माध्यम है अपनी बात को समझाने का, क्योंकि हम लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो तब जाके थोड़ा बहुत हमारी कोशिशें वहाँ कामयाब होती हैं, वो समझते हैं। और अगर 100 लोग हैं वहाँ पे तो उसमें से 2-3 आते हैं हमारे पास और कोशिश करते हैं उसको जानकारी करने के लिए। तो हमारे पास वॉलंटियर्स हैं जो लोग आते हैं, बच्चे। बेसिकली जब हम युवा को जोड़ के चलेंगे तभी हम परिवर्तन की बात कर सकते हैं। तो उसमें मेरी टीम स्माइल और उम्मीद उसमें लगे हुए हैं, कार्यरत हैं उस काम में। हम उनको स्टार्ट करते हैं, सैनिटरी पैड्स होते क्या है, क्यों ज़रूरत है, बिकॉज मैम उनको तो पता है कि कपड़ा है, कपड़े को कर लो। और ये ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ही आज हम माँ बने हैं। तो वो क्रिएट करने वाली बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज अगेन पितृसत्तात्मक मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी। और आप जब रूरल एरिया की बात करते हो तो बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे लेडीज़ आज भी अपने ही उस पर्दे में बैठी हैं, वो बता भी नहीं पाती हैं कि किस
पेन से वो हर बात बोलते हैं। वहाँ बेटी भी है, बहू भी है, बहुत मुश्किल होता है और बहुत दर्दनाक कहानियाँ भी सुनने को मिलती हैं कि अलग से बैठा देते हैं, ये नहीं करते हैं। बट मैंने जो अभी देखा है कि लेडीज़ अभी बोलने लगी है, वो छुपके से आती हैं पर आती हैं। हम जब बात करते हैं तो हम उनको नंबर दे के आते हैं, तो फ़ोन भी आता है कभी कभी। तो ये शायद एक छोटी सी शुरुआत हमने की है कि आप जब भी हो आप हमें फ़ोन करिए, आपको कोई दिक्कत है तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हम करते हैं और सैनिटरी पैड्स उनको प्रोवाइड करते हैं। आपने चुप्पी तोड़ो ये बात कही, और आज हम वही चुप्पी तोड़ने के लिए लोगों को उत्सुक कर रहे हैं, जी। है ना। तो क्या ऐसे बुरे अनुभव रहे ये अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत कि जहाँ पर आपको ऐसा लगा कि यार यहाँ पर बहुत समय लगेगा और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे लोगों को समझाने में? बहुत बार लगा मैम। जब शुरुआत की थी तो लोगों ने हमें बोला कि क्या बात करने आ गई है, इनका दिमाग कहाँ चल गया है, ये ऐसी बात क्यों कर रही है, ये तो गंदी बात है, ये गंदी बात करके ये हमारे बच्चों को खराब कर रही हैं। अच्छा। तो बहुत लोगों ने अब्यूसिव वर्ड भी यूज़ किए, बट हम डटे रहे। एक बार हम निराश हुए, वापस आए, फिर हमने बोला नहीं, फिर उस उम्मीद के साथ गए कि नहीं हम करेंगे, क्योंकि शुरुआत तो कहीं ना कहीं करनी थी। तो उस शुरुआत के करने के लिए हमने बहुत चीज़ें सुनी मैम, बट हम हिम्मत नहीं आ रहे। और हमने फिर सरपंच जो होता है वहाँ पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनको समझाया कि हम कर क्या रहे हैं, आज जिसकी ज़रूरत है, आज हमें ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ये तो बताने वाली है, क्योंकि हमारी पीढ़ी तो इसी से बढ़ेगी। आज आप जो बैठे हैं, हम बैठे हैं, वो इसी वजह से बैठे हैं क्योंकि एक माँ जब इस 28 दिन की साइकिल से गुजरती है तभी वो अपना प्रजनन की बात करती है। तो वो सरपंच लोगों ने भी हमें हेल्प करी। बस्ती की मैं बात करूँ, रूरल विलेज में जाते हैं अलग बात हो जाती है, पर हम बस्ती में जब जाते हैं जो स्लम एरियाज में होते हैं वहाँ मुश्किल होता है। अर्बन एरिया में भी हाँ बहुत मुश्किल होता है। स्लम की बात करी, मैं हाई क्लास की भी बात करी हूँ कि वहाँ भी ओपनली बात नहीं की जाती। बहुत खराब लगता है कि एजुकेटेड होने के बाद भी मैम हम रेजिस्ट करते हैं अपने आप को। तो ओपननेस हमें एज अ लेडी, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि क्या काम कर रहे हो आप, बट जब मैंने डट गई कि करना ही है, और मेरा सब्जेक्ट भी ऐसा है कि जो सोसाइटी सोशियोलॉजी, तो परिवर्तन तो तभी आएगा जब मैं उसको प्रैक्टिकली एस्पेक्ट में लेके आऊँगी। तो ये एक मेरी थी सोच, उस हिसाब से हम करते रहते हैं आगे। आपने कहा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में हम रहते हैं जी, ठीक है, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, मगर जिन घरों में महिलाएं बहुत ज़्यादा है, दादी नानी है या सास है, तो वो कितनी अवेयर है और वो कितना चाहती हैं कि मेरी बहू या मेरी बेटी या मेरी देवरानी या मेरी साथ में पड़ोसी हैं, वो ये सारी चीज़ें जाने समझें और हाइजीन पे काम करें। और ये पीरियड्स कोई गलत नहीं है, इसमें भी कई ऐसे मिथ है कि लोग ऐसा कहते हैं कि ये इसके लिए भी भुआ के पास में ले जाते हैं लोग। तो ये सब बातें घर की महिलाएं कितनी अवेयर हैं, उन्होंने कितना सपोर्ट किया आपको? मैम मैं अपने घर की बात बताऊं तो जैसे हम लोग भी बहुत सारे, जैसे आपने बोला देवर और देवरानी बोला, आपने नंद बोला, तो वही है कि अंडरस्टैंडिंग। जब हमारे वो 5 दिन जो होते हैं, जब हम पेन से होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हमारे अंदर आते हैं, तो हमें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है कि भाई इसके दूध में है तो समझ लो, अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे हो। तो मेरी सास है, वो समझती हैं, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो, बट जब मेरी सास मुझे ऐसा कंफर्ट जोन देती हैं तो शायद मेरे पड़ोसी भी देख के बोलते होंगे कि भाई आज सास खाना बना रही है, आज उसकी बहू ने, क्योंकि यही है, ये माध्यम है। समाजीकरण तो इसी तरीके से होगा जब हम एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे को सीखेंगे, तो वो शायद धीरे धीरे मेरी सोसाइटी में लोगों में आया। और मैंने देखा कि जो बड़े बूढ़े जो उस चीज़ को फॉलो करते थे, जब वो कपड़े वाला टाइम था और अलग कमरे में सुलाना होता था, बर्तन नहीं छूना, अचार को हाथ नहीं लगाना, तो शायद टाट पे सुलाना, हाँ टाट पे सुलाना। बट गायत्री जी ये स्टार्ट ऐसे नहीं हुआ था जी, स्टार्ट हुआ था कि कंफर्ट जोन देने के लिए। मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे ये बोलना चाहूंगी कि कोई छुआछात कभी था नहीं, वो तो हमने धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, जातिवाद महिला को नहीं, आराम देने के लिए किया गया आराम था। देने के लिए उनको एक कंफर्ट की, उनको अलग से सुलाव दीजिए, बट कभी भी ऐसा नहीं था कि वो छुआ, वो हमने उसको फॉर्म चेंज कर दिया मैम। तो वो बहुत गलत हुआ है। और वही है, लोगों को हिस्ट्री नहीं पता,
जो प्रेजेंट है उसी को बिना लेपातोपी करके आगे हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो बहुत गलत है। और आई थिंक तभी ये अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है। तो ये बातें रूरल एरिया में या आप अर्बन में बस्ती में जाती हैं जहाँ स्लम एरिया है, वहाँ कितने लोग अवेयर हैं कि घर की महिलाएं दूसरी महिला को, बेटी को, बहू को सपोर्ट करती हैं पीरियड्स के दौरान, उसे समझती हैं? बहुत कम है, बहुत कम है। बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि ज़ीरो नहीं है, है। हाँ, Okay. पॉसिबिलिटी नहीं है, बट एवरीथिंग गोज ऑन, प्रेडिक्टिव, हम कैसे बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी है कि हम जी। बढ़ा दें, बट मेहनत बहुत लगेगी, क्योंकि आज हमारी ज़रूरत है एक जनरेशन को अगर हम सशक्त कर देंगे जी, तो दूसरी जनरेशन अपने आप सशक्त हो जाएगी। और यहाँ पे रोल आता है कि खाली लड़कियों को नहीं बताना है, हमें अपने घर के मेल को भी बच्चों को, लड़का है उसको भी सिखाना है कि ये ज़रूरत है, ये माँ इस दुख से गुजरती है, तो तब वो बच्चा समझेगा कि हाँ ये पेनफुल डेज हैं। तो हमें ओपनली बात करनी है। बट अगर आप रूरल एरिया या बस्ती की बात करते हैं, वहाँ ये बातें नहीं होती है, तो वहाँ हम जैसे कार्यकर्ता लोग जाते हैं और आप जैसे लोग प्रोग्राम करते हैं, तो शायद हम अपनी कोशिश में कामयाब हो सकेंगे इस चीज़ में। जी। इतनी छोटी उम्र में अब लड़कियां पीरियड्स में होने लगी हैं, तो ये तो फिर और भी ज़्यादा परेशानी वाला हो गया है समय। हाँ, क्योंकि जब घरों में बात ही नहीं होती जी, है जी। और 5वीं 6ठी कक्षा में लड़की पीरियड्स में होने लगती हैं, तो फिर घर में ऐसे एरिया में जैसे हमारे जैसे लोग जहाँ पर एजुकेशन है, इसीलिए समझदारी है और उनको हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं, मगर बस्ती में, गांव में कैसे सपोर्ट करते हैं घर वाले? पहले तो अभी जैसे सर्व शिक्षा अभियान वाली बात जो चल रही है, वहाँ पे अभी मैं एक स्कूल में देखा मैंने कि वहाँ पे टीचर उनको सारा समझा रही थी कि ऐसा होता है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक शिक्षिका इस काम में लगी हुई है। तो शिक्षक और शिक्षिका जो भी है उनका रोल है। जैसे अब आपने बोला कि 5th और 6th में बच्चों को आ जाता है, तो मैं यहाँ बोलूँगी कि हमें बुक्स ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर हम उनको बताएं कि ये 2 डिफरेंट मेल फीमेल की ये बॉडी स्ट्रक्चर्स है, ये चेंजेस आते हैं, ये, और ओपनली हमें बात करना है। जैसे अब आप बोले कि हम उनको लाइब्रेरी में लेके जा सकते हैं, हम उनको उस बारे में कि कैसे बर्थ होता है, तो कैजुअल बात करनी है, हमें कोई उसके पीछे बनाना नहीं है, हम आज ये करने वाले हैं। नॉर्मल, जैसे हम नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, खाना खाने की बात करते हैं, तो हमें ये छोटे छोटे प्रयास के साथ, जब एक स्कूल में, जब एक सरकारी स्कूल में अगर ये परिवर्तन आ सकता है, तो शायद हम आगे भी परिवर्तन की बात कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और तभी वो झिझक खत्म होगी। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कोलैबोरेशन, और मैं बोलूँगी परिवार का, स्कूल का, और जो भी बच्चा है या लड़का लड़की है, उन तीनों का तालमेल बहुत ज़रूरी है। और ये तभी होगा जब हम ओपनली और हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे। बॉयज़ एंड गर्ल्स की, हाँ, बॉयज़ के साथ भी ऐसा होता है, दे गो थ्रू प्यूबर्टी, एंड गर्ल्स के साथ होता है, दे गो थ्रू दिस पीरियड्स। तो जब हम कैजुअली बात करेंगे तो शायद एक बस्ती वाला बच्चा भी समझ जाएगा। बट ज़रूरत है कि बार बार उन्हें समझाना, क्योंकि आज की इस डिजिटल लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी हैं। आप मोबाइल के थ्रू, आपने बोला कि बच्चे, शायद ये भी एक रीज़न है कि बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ों से एक्सपोज हो रहे हैं। एक्सपोज होने के कारण उनके अंदर जो है नेचुरल है, हार्मोन्स हैं, अब जैसे हैप्पी हार्मोन्स हैं और एस्ट्रोजन प्रेजेंट, ये सब हार्मोन्स हैं, तो नोबडी नोज इट। तो हमें ज़रूरत है, और ओपन, आज मैं और आप इतनी ओपनली बात कर रहे हैं, अगर हमें ऐसे डिस्कशन करने का मौका मिलता है तो हमें करना चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए कि सामने वाला क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, बोलने दो। हमें पता है हमारा टारगेट क्या है, हमें पता है कि हमें क्या करना है जी। वो पॉजिटिव सोच के साथ अगर हम चलेंगे तो हम शायद अपनी कोशिश में क्या बदलाव देखा आपने? आप जिस तरह ये अवेयरनेस के लिए बस्ती में जाती हैं, गांव में जाती हैं, तो क्या घर का एक मर्द अपनी पत्नी के लिए या एक फादर अपनी बेटी के लिए पीरियड्स में है तो उसके लिए सैनिटरी नैपकिन्स तक लाने लगा है? हाँ मैम, क्या बदलाव हाँ ये आया है बदलाव। मैं ये नहीं बोलूँगी कि 0%, बट आया है जी। क्योंकि जब हम गए, जो हमारा ये बड़ौदा के पास एक गांव है, जब हम गए शुरू में तो हमें 1-1.5 साल हो गया, बट अभी जब हम जाते हैं तो अब वो ही परिवार, कुछ परिवार के लोग हमारे साथ सपोर्ट में खड़े हैं, और जब उनकी घर में लड़कियाँ या बेटियाँ हमें बताती हैं कि आज मेरे पापा ने ला के दिया, चाहे वो ब्लैक पॉलिथिन में था, बट उन्होंने ला के दिया, तो इससे बड़ी और तो हमारे लिए इतनी खुशी की बात थी जब उस बच्ची ने आके शेयर किया कि आज मैंने अपने पापा से बात की, आज मेरे पापा ने बोला कहाँ दर्द है बेटा, तुम
परेशान मत हो, तुम आराम करो। तो यही एक शुरुआत थी, और आई थिंक एक घर से 2 घर, 2 घर से 3 घर, और ऐसे ही घरों में परिवर्तन आता रहेगा। बट कोशिश हमें करती रहनी पड़ेगी, एक दिन की बात करने से नहीं होगा। कंटिन्यूस मंथ में अगर हम 2-3 बार भी ये चीज़ हम जाते भी है, 2 बार कोशिश कर पाते हैं, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी बिकॉज हम भी काम में हैं, बट हमारे वॉलंटियर्स इसमें लगे हुए हैं और हम कोशिश करते हैं कि वहाँ जाएँ, पूछें। वी नीड टू बी अ गुड लिसनर टू देम। जी बिल्कुल। तो जब हम बात क्योंकि करेंगे वो क्या सोचते हैं, हाँ, उनमें क्या बदलाव है, और वो आगे इस बात को कितना औरों तक ले जा रहे हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और बच्चे जो होते हैं ना, जब बच्चे लड़कियां जो होती हैं 6-7 की लड़कियां तो नहीं, मैंने 8th की लड़की के साथ एक्सपीरियंस किया था कि जब हम गए वहाँ पे और हमने 2-3 बार अपना शेड्यूल किया, वहाँ बात की, तब तो वो नहीं बोली। फिर उसके बाद उसने कॉल किया मुझे कि मैम आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा। तो हमने बोला कि अभी हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप हमसे मिलना। देन वो आई हमारे से मिलने के लिए, उसने बताया कि मेरे घर में ये सब होता है, मुझे सुलाते हैं। तो मैंने उसको यही बोला, बेटा सुलाने का कारण तो ये है कि आपको रेस्ट देना है, बट आप और क्या बोले, नहीं मुझसे छुआछात करते हैं, ये टच नहीं करना है, वो टच नहीं करना है। तो उसको हमने पूरा समझाया कि ये रीज़न है और आप इसके लिए बोलो, उनको समझाओ, झगड़ो मत। आपको झांसी की रानी नहीं बनना है, वहाँ पे आपको समझाना है, और बहुत टाइम लगता है क्योंकि आखिर हमें पता है कि सोसाइटी के पे हम रहते हैं। तो आप अपने घर की ही बात कर लीजिए, कोई भी चीज़ घर में होती है तो हमें टाइम लगता है उनको समझाने में, बट हम एजुकेटेड हैं और आज अर्बन एरियाज में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, लोग समझ रहे हैं, बट रूरल एरिया में अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और आई थिंक इस प्लेटफॉर्म से मैं चाहती हूँ कि हमारे पास वॉलंटियर्स जुड़े जो इस काम में लगे और हम अपने अभियान में आगे बढ़ते रहें। बहुत सही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अभियान में जुड़ने की ज़रूरत है। मैं मानती हूँ कि शायद आपके पास में समय न हो, मैम से न जुड़ सके, इस संस्था से न जुड़ सके, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, हमारे घर में जो हमें हेल्प के लिए जो महिला आती हैं, हमारी मेड है, उनको अवेयर करें, उनको ये बताएं कि आप अपनी बस्ती में लोगों को अवेयर करें। इतना तो हम कर ही सकते हैं। मैम, जैसे स्कूल शिक्षक जी और पेरेंट्स, उनका क्या रोल देखती हैं आप? मैम, शिक्षक पहले तो सबसे पहले परिवार का रोल आएगा, माँ का और पिता का। माँ का रोल तो है ही, पिता का रोल ज़्यादा आएगा, क्योंकि पिता को समझने की ज़रूरत है कि क्या मेरी बेटी को हो रहा है। जी। उसको वो अपनी सोच को तोड़नी पड़ेगा कि मैं ये बात नहीं करूँ, जो हमारे मन में एक बात है कि नहीं ये बात करने से हम गलत हो जाएगा। जैसे हम जब सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं तो हम रेजिस्ट करते हैं। हाँ, वो रेजिस्ट नहीं करना है हमको। जैसे मैं आपको छोटे अपने बच्चे की बात बताऊं, वो 11th ग्रेड में है, तो उसका फ्रेंड आया और वो कुछ सेक्स की बात हुई कि स्कूल में ऐसी बात हुई, तो मैं आई वाज कि क्या हुआ, तो मैंने बोला ये कोई गलत वर्ड नहीं है जी। ये बेटा आपको आपके दो, आप मेल अलग है, फीमेल अलग है, बॉडी स्ट्रक्चर्स अलग है, ये बस वो डिफरेंस है। एंड देन दे अंडरस्टूड कि हाँ ये चीज़ है। इसी तरीके से हमें बैठा के हमें एक हेल्दी डिस्कशंस करें और पापा को लेके साथ आए। माँ अगर है तो पापा का ही रोल होता है कि पापा ही डिस्कशन स्टार्ट करें, तभी वो चुप्पी टूटेगी और हम आगे परिवर्तन। अब आया शिक्षिका या शिक्षक का रोल। जब हम मान लो बायो का टीचर है और ये आता है 8th में, मैं यहाँ पे फिर बोलूँगी कि ये चीज़ अगर हम बात कर रहे हैं तो दिस शुड बी इंक्लूडेड इन 6th स्टैंडर्ड, 5th एंड 6th, बिकॉज 8th तक आते आते तो मैम आधे लोगों को आ जाता है, और वो जो है कि बताना नहीं है, छुपाना है, वो सारी बातें बच्चे के माइंड में बदल जाती हैं। हाँ। और वो छुपा वाली बात उसको आगे तक ड्रैग ऑन करती है। तो वो जो सोच है वो फिर लाइफ टाइम रहता है। अब आप देखिए अलग अलग निशान है, डाउन, मैं उसमें हूँ, महाबारी, ये सब वर्ड बोलते भी बच्चे झिझकते हैं। तो हमें शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी, ग्रेड 5 से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा कि हमें ये क्या होता है। और बच्चों को, अभी आपने देखा होगा कुछ हमारे टाइम में मैम जब वो चैप्टर आता था तो टीचर स्किप कर देती थी, या हम सब लोग ऐसे करके बैठ जाते थे। हाँ। अगर आपको भी याद हो बिल्कुल, तो वो बायो में 8th में आता था, और वो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, तो हमें वो बात करने की बर्थ कैसे होता है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। व्हेन वी आर डिस्कसिंग सो मेनी थिंग, सोशल इश्यूज की बात करते तो ये भी तो सोशल इशू है जी। जब हम इस पे ही नहीं बात करेंगे, जब हम इन पे बात ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तभी हम ओपन होंगे। और
बच्चों से ज़्यादा हम, जैसे मैंने आपको बोला कि लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी में ऐसे नहीं कैजुअल जाना है, कोई स्पेसिफिक नहीं बोला कि चलो आज हम अपनी बॉडी के बारे में समझते हैं कि क्या है बॉडी, क्या चीज़ होती है बॉडी में, इसमें पिबर्टी क्या हो गया या मेंस्ट्रुएशन क्या हो गया या पीरियड्स क्या होते हैं जी। हमें उसको टैबू की तरह नहीं बनाना है। ये एक शिक्षक का रोल है, आपको जितना हेल्दी डिस्कशन कर सकते हो वो करना चाहिए। अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अभी हम डिजिटल 21st सेंचुरी में हैं, तो मिमोपोडिया करके, मेंस्ट्रुपोडिया करके एक बुक है, कॉमिक बुक है जी। वो स्कूल्स में सबको एनरोल कर देनी चाहिए। ये अदिति गुप्ता ने स्टार्ट की थी कॉमिक बुक, क्योंकि उनका खुद का बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा था, तो उन्होंने स्टार्ट किया। और उसी का है एक गोलू करके, तो गोलू इज़ फॉर द बॉयज़, पिबर्टी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या आते हैं, क्या हार्मोनल, तो ये दोनों बुक्स हमें अपने सिलेबस में एनरोल करनी चाहिए। एंड इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन वगैरह। और देयर आर डिफरेंट ऐप्स ऑल्सो मैम। जितना हम एज अ टीचर हमें फ्री वर्कशॉप्स करनी चाहिए, जहाँ पे हमें पेरेंट्स को ओरिएंट करना है। सबसे पहले पेरेंट ओरिएंट होगा तभी हम बच्चे को समझ में आएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो वो पेरेंट्स के साथ है। बिल्कुल। और घर का माहौल बहुत ज़्यादा एक हेल्दी बिल्कुल होगा, तभी बच्चा खुलेगा क्योंकि पेरेंट्स ही उतनी अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं। हेजिटेट नहीं होना है, उनको ये बताना है, क्योंकि हम सब ये प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई खराब चीज़ नहीं है या कोई लेडीज को अलग से स्पेशल नहीं हो रहा है। तो ये समझाना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ों पे अगर हम काम करेंगे तो शायद एक हम हेल्दी सिटीजन की बात कर सकते हैं, एक अच्छा यूथ हम तैयार कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आखिर में मैम, सोच में बदलाव अगर लाना है तो क्या कहेंगे आप? सोच में बदलाव लाना है तो शुरुआत तो अपने से ही होगी जी। मैं अपनी बात करूं और आपकी बात करूं कि हमें ही अपने आप को बदलना होगा, हमें ही वो चुप्पी तोड़नी पड़ेगी और जागरूक करना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव कि कौन हमारे साथ है या नहीं। हमें अपनी राह अपने साथ और हमारे साथ कारवां बनता चला जाएगा जी। तो यहाँ पे आज ज़रूरत है एक जनरेशन को एम्पावर करने की, ऑटोमेटिकली दूसरी जनरेशन हो जाएगी। जब हम आज एक अपने लड़के को तैयार करेंगे तो वो पेन समझ पाएगा कि मेरी माँ किस पेन से गुजर रही है, तो शायद जब वो बाप बनेगा तो वो अपनी बेटी के पेन को समझ पाएगा। तो ज़रूरत है उस एक बदलाव की और उस चुप्पी तोड़ने की। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए मैम, थैंक यू। और बहुत अच्छी आपने बातें बताई हैं। आखिर में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये मेंस्ट्रुअल जब हाइजीन पे बात होती है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स पे हम बात करते हैं, तो ये अवेयरनेस अगर हर एक मेल में होगी तो समाज में जब भी ये बात निकलती है कि हर एक फ़ीमेल का रिस्पेक्ट करना होगा, हर एक फ़ीमेल का रिस्पेक्ट करें और रिस्पेक्ट से देखें, तो ये एक छोटी सी बात है। अगर इस मुद्दे पर आप में समझदारी है, इस मुद्दे पर आप बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सोच है एक महिला के प्रति वो बहुत बदल जाएगी। इसीलिए इस मुद्दे पर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और कोशिश करनी चाहिए कि हमें इसके पीछे नहीं होना, पीछे नहीं कि हम ये नहीं बात करेंगे, वो झिझक को ख़त्म करना है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो शायद ये चीज़ें हमारी बिल्कुल अब 21st सेंचुरी में जब हमें तो ओपन अप होना चाहिए। सोचना नहीं चाहिए कि भाई सामने वाला, अगर मैं यही बात रिपीट कर रही हूँ, बार बार यही बोल रही हूँ कि सोचो मत कि आप आज अकेले हो, अकेले से ही एक लाइन बनेगी, आप आगे बढ़ते रहिए। और युवा वर्ग को मैं यही बोलना चाहूँगी कि बदलाव तुम लोगों से ही आएगा। बिल्कुल। अगर स्कूल में आपको दिखता है कहीं पे प्रॉब्लम है, जाके बोलो, झिझको मत कि मुझे आज ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आप चाहे बॉय हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपनी टीचर के साथ जाके शेयर कीजिए, टीचर नहीं तो आपके प्रिंसिपल के साथ आप बोलो। यहाँ जेंडर आइडेंटिटी की भी मैं बात करूँगी कि ज़रूरी है, और ये एज अ फैसिलिटेटर, एज अ टीचर मेरा रोल है कि मैं उस बच्चे की बात को सुनूं, मैं उस बच्चे की बात को इग्नोर ना करूं कि ये मेरी बात नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। हमें टाइम निकालना, वी नीड टू गो एक्स्ट्रा माइल फॉर दिस। समाज में बदलाव चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों पर बात करनी होगी जिसे टैबू समझा जाता है और जिसे इग्नोर किया जाता है। ऐसी बातों पर हमें चर्चा करनी होगी, और बहुत सारी वाहियात बातों पर चर्चा होती है। ये मुद्दे की बात है जिस पर चर्चा नहीं होती और उसे इग्नोर किया जाता है। तो आज से
इतना तो हम अपने आप से वादा करें कि इस पर चर्चा करेंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करेंगे। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू गायत्री जी फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई एम ऑब्लाइज्ड दैट आपने इतने अच्छे टॉपिक पे और अपने प्रोग्राम को करवाया। थैंक यू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। VNM टीवी पर खबरें और ऐसी खास चर्चा के लिए जुड़े रहे। VNM टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें, इंस्टा ट्विटर VNM टीवी का वेबसाइट है जहां खबरें पढ़ सकते हैं, और जियो और वोडाफोन के एप्लीकेशन पर मोबाइल पर अब दिन भर खबरें देख सकते हैं, ऐसी चर्चा देख सकते हैं। VNM टीवी जियो फाइबर सेटअप बॉक्स चैनल नंबर 498 से आपके घर के टेलीविज़न पर अब पहुंच चुका है। देखते रहिए VNM टीवी, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। मासिक धर्म महिलाओं के शरीर में हर महीने होने वाली प्रक्रिया है। यह इस बात का सूचक भी है कि आप मां बनने के योग्य हैं। महिलाओं को शारीरिक तौर पर स्वस्थ रखने के लिए पीरियड्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर भी समाज में हमेशा से मासिक धर्म को लेकर गलत सोच, अवधारणा या आसान भाषा में कहा जाए तो मिथ रहा है। आजकल जमाना आगे बढ़ रहा है। लोगों को अच्छे बुरे की समझ पहले से अच्छी तरह होने लगी है। सभी विचार धारणाओं से आगे बढ़ने के बावजूद आज भी समाज के कई हिस्सों में मासिक धर्म को अपवित्र माना जाता है। हैरानी की बात है कि जिस स्त्री को हमारे समाज में लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, मासिक धर्म के दौरान उसी स्त्री को अपवित्र करार कर दिया जाता है। लक्ष्मी कहलाने वाली स्त्री की परछाई भी मंदिर पर न पड़े, ऐसी धारणाएं हैं। हमारे जीवन का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा होने के बावजूद इसके बारे में बात करने में लोगों को शर्म सी आती है। यहाँ तक कि खुद महिलाएं भी मासिक धर्म की बात करने से शर्म महसूस करती हैं। कई महिलाएं उन्हें हो रही पीड़ा के बारे में भी किसी को बताना पसंद नहीं करती। कितनी लड़कियों को तो पीरियड्स क्या है ये उस दिन मालूम पड़ता है जिस दिन उन्हें पीरियड्स पहली बार आया हो। जिन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, उन्हें लगता है कि ये ब्लड कैंसर तो नहीं। इस बात को गंभीरता से समझना बहुत ज़रूरी है। इसी बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इसे 28 तारीख को मनाए जाने का एक कारण यह भी है कि आमतौर पर ज़्यादातर महिलाओं को 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मासिक धर्म के दौरान हाइजीन का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अगर ध्यान न रखा जाए तो प्राइवेट पार्ट्स में खुजली या जलन, मूत्रपथ का संक्रमण यानी कि UTI और गंभीर स्थितियों में किडनी की समस्या होने का खतरा बन सकता है। इन परेशानियों से बचने के लिए कुछ सामान्य बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सैनिटरी पैड को समय पर बदलना।
मासिक धर्म में शरीर का गंदा रक्त निकलता है जिसे सैनिटरी पैड एब्जॉर्ब कर लेता है। इस दौरान शरीर कई प्रकार के संक्रमण के प्रति अति संवेदनशील होता है। ऐसे में ज्यादा देर तक एक ही पैड लगाए रखने से प्राइवेट पार्ट में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि पैड को हर 3-4 घंटे में बदल दिया जाए। प्राइवेट पार्ट की साफ सफाई का ध्यान रखें। पैड बदलने के बाद भी बैक्टीरिया शरीर से चिपके रह सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि अपनी प्राइवेट पार्ट की साफ सफाई अच्छे से की जाए। केमिकल वाले किसी प्रोडक्ट से सफाई करने से बेहतर है कि साफ पानी से अच्छे से प्राइवेट पार्ट को साफ किया जाए। सैनिटरी नैपकिन का डिस्पोजल। पैड निकालने के बाद उसे सही तरह से कागज में लपेटकर डस्टबिन में डालना चाहिए। इसके बाद अच्छे से हाथ धो लेने चाहिए ताकि किसी तरह का बैक्टीरिया हमारे संपर्क में न आए। मासिक धर्म के दौरान खाने पीने पर भी ध्यान दें। खास करके पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मासिक धर्म के दौरान आपका पीएच लेवल भी बढ़ जाता है। इसे कंट्रोल करने के लिए समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए। अगर पीरियड्स के दौरान हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो पीरियड्स हमारे लिए दुखद नहीं, एक अच्छा अनुभव हो सकता है। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। भारत एक कृषि प्रधान देश और जैसे जैसे भारत बदलता जा रहा है वैसे वैसे भारत में कृषि की पद्धति है वो भी बदलती जा रही है। अब हम अलग अलग तरीके से खेती करने लगे हैं। खेती एक अलग बात है, हम अलग अलग तरीके से गार्डनिंग करने लगे हैं। अब लोग घरों में भी फ्रूट सब्जियां सब कुछ उगाने लगे हैं और अलग अलग टेक्निक से इस्तेमाल से एक कृषि को एक नया स्वरूप भारत देता जा रहा है। और उन्हीं में से आज एक नई टेक्निक से आपको रूबरू कराने वाले हैं। VNM हमेशा ही कुछ अलग कुछ नया करने के लिए जाना जाता है और आज कुछ नया फिर एक बार VNM TV पर आप देखने वाले हैं। वडोदरा में भी अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके का गार्डनिंग, प्लांटनिंग और खेती हो रही है। आज मैं आपको लाई हूँ एक खास जगह पर जहाँ हाइड्रोपोनिक्स से पेड़ पौधे उगाए गए हैं। क्या होता है हाइड्रोपोनिक्स ये तो आपको एक्सपर्ट ही बता पाएंगे, लेकिन जो माहौल है वो वाकई में सोचने वाला है कि आप इस तरीके से भी
प्लांट्स लगा सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं। छोटी सी जगह में भी गार्डनिंग कर आपके खुद के हिस्से की सब्जियां, फल उगा सकते हैं। तो यहाँ हो रही है हाइड्रोपोनिक्स से गार्डनिंग। टेरेस गार्डन यहाँ पर एक डेवलप किया गया है और हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक से यहाँ पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जहाँ खुद की सब्जियाँ, खुद के फल फ्रूट और यहाँ तक कि हर्ब्स कुछ भी आप लगा सकते हैं। ये टेक्निक आपके लिए भी, अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं, टेरेस गार्डन के शौकीन हैं, तो आपके लिए भी टेक्निक कहीं ना कहीं काफ़ी यूज़फुल है। और हाइड्रोपोनिक्स पूरी टेक्निक यहाँ डेवलप की है शशांक चौबे ने। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक का नाम शायद थोड़ा सा नया है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, तो एक्सपर्ट जो है उन्हीं से जानते हैं। शशांक जी, आपने यहाँ काफ़ी अच्छा तामझाम कर रखा है। हाइड्रोपोनिक्स से आप ये सारी फसल ले रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? हम हाइड्रोपोनिक्स जैसे बिना मिट्टी की खेती मैं अभी बता रहा हूँ, इस सॉइललेस फार्मिंग बोलते हैं इसको। इसमें हम लोग पानी से सारा खाद अपने पेड़ों को पहुँचाते हैं। तो इसमें जो हम लोग अपने घर में मनी प्लांट के साथ कर रहे थे कि हम लोग पानी में उसको चलाते थे और हमको सुंदर लगता था, तो यहाँ पर अब हम अपने खाने के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो हम खाद का इम्पोर्टेंस रखते हैं अभी कि हम अपने पेड़ को कैसे खाद दे रहे हैं। तो सॉइललेस में ऐसा होता है कि मिट्टी के बिना की खेती है, उसमें हम लोग सॉइललेस मीडिया यूज़ करते हैं, जैसे कपची यूज़ करना है, क्ले बॉल्स वगैरह हो गए। ये पेड़ को अपना जो रूट्स होती हैं और पकड़ बनानी होती है सीधा रहने के लिए, उसका काम करेगा। लेकिन खाद जो है वो हम सारा पानी से देंगे। अभी पानी में खाद हम पहले से अलग से नमक मिला के कर सकें, जो हम लोग फर्टिलाइज़र्स बोलते हैं, या फिर हम वो चीज़ मछली से करें। तो यहाँ पर जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये मछली के साथ यूज़ कर रहा हूँ। और नेचुरली अगर मैं बोलूँ तो नदी के आसपास का जो इकोसिस्टम है उसको यहाँ पर आर्टिफिशियली डेवलप किया है। तो भाई आपका पानी भी अच्छा सा इंटेंसिव रहे, तो हर क्रॉप्स करना, सारी फसल करना आपको आसान हो जाएगा और पानी भी आराम से बह रहा है। तो हमारा स्टैग्नेंट वाटर की वजह से भी हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। बारिश में भी जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो इस सिस्टम को लेकर नहीं होगी, क्योंकि हमने ड्रेनेज सिस्टम बना रखा होगा कि हमारा जो एक्स्ट्रा पानी है वो हमेशा सिस्टम से बाहर निकल जाए। वो तो हम लोग इस क्रॉप को सिस्टम का यूज़ जो है कि भाई कम पानी यूज़ करना है, उसमें 80% हम पानी बचा सकते हैं सादी खेती के कंपैरिजन में। तो उससे अपना पानी की जो खपत है सब्जी वगैरह या क्रॉप्स लेने के लिए वो रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, ऐसा इसके अंदर। दूसरा जो से आप यहाँ पर देख रहे हैं वर्टिकल फार्मिंग है, तो ये थोड़ा फ़ायदा उठाया है मैंने वर्टिकल फार्मिंग का। तो जो स्पेस है उसको हम लोग ज़्यादा यूज़ कर सकें अच्छे से, हमारे पास ज़्यादा अच्छा स्पेस है तो हम ज़्यादा बड़ा ऊंचा लेके जा सकते हैं। तो वो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ करेगा, लेकिन हमारे कम एरिया के अंदर। आप सोचिए, बिना मिट्टी के खेती करना, ये शायद हमारी सोच से बाहर है, लेकिन अब ये टेक्निक भारत में भी बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, जहाँ बिना मिट्टी के अलग अलग चीज़ों में फसल ली जाती है। ऊपर से पानी कम इस्तेमाल होता है, जगह कम इस्तेमाल होती है। पानी वैसे भी कम होता जा रहा है भारत में, ज़मीन कम होती जा रही है और जगह वैसे ही कम पड़ रही है। और ऐसे में हाइड्रोपोनिक्स तरीके से की जाती खेती आने वाले समय में हो सकता है वरदान रूप साबित हो सकती है। चौबे जी के पास वापस लौटेंगे। शशांक जी, ये ख्याल कैसे आया हाइड्रोपोनिक्स का सबसे पहले कि ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरत है अब भारत की? तो मैडम, मुझे ऐसे समाचार मिले लोगों के कि उनने कभी बोलते हैं ना, जो सामाजिक तो हम लोग दुष्कर्म गिनते हैं जिनको, कि सिगरेट नहीं पी, तंबाकू का सेवन नहीं किया, या फिर हमने अल्कोहल नहीं पिया है, फिर भी हम बीमार हो गए। तो उनका खाने के ऊपर हम लोग अभी क्वेश्चन मार्क करना चाहिए कि उनको खाना साफ़ सुथरा उगा हुआ मिला कि नहीं मिला। तो वहाँ से शुरुआत हुई इस चीज़ को कि हमें अब हमारी नज़रों के सामने खाना उगाना पड़ेगा, जिससे हम देख रख सकें कि वो साफ़ सुथरा हुआ है कि नहीं, उसको हमने जो खिलाया है, क्योंकि हमें ही खाना खाना है वैसा। तो वो चीज़ के हिसाब से है वो। अभी हमें साफ़ सुथरा खाना है, तो ये एक तरीका हाइड्रोपोनिक्स है, जो थोड़ा सा हमें मिट्टी की जो मेहनत होती है और उसमें उर्वरक डालना वगैरह, वो थोड़ा सा उनसे बच जाते हैं हम लोग इस सिस्टम को लेकर। और दूसरा, अगर हम मछली यूज़ कर रहे हैं तो हम केमिकल पेस्टिसाइड भी साथ में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो केमिकल हमारी मछली को मार सकता है वो हमें भी आराम से मार सकता है। तो इस चीज़ का जो है वो ट्रस्टवर्दी फूड सोर्स हो गया। दूसरा, हम भाई पानी की भी हमें काफ़ी प्रॉब्लम है फेस करनी पड़ती है, जैसे हम ड्राई स्टेट जो हमारे हैं, गुजरात है, राजस्थान है, तो जहाँ पानी की प्रॉब्लम है, या फिर चेन्नई जैसा एरिया है जहाँ पर समुद्र के पानी की वजह से हमारा ज़मीन अब ख़राब हो गया। तो वो चीज़, ये चीज़ हम अडॉप्ट कर सकते हैं, साफ़ पानी यूज़ करके हम अपने काम लायक जो सब्ज़ी है, या सब्ज़ी को ऐसा सोचे कि हम न्यूट्रिशन उगा रहे हैं, तो हम साफ़ सुथरा न्यूट्रिशन अपने उगा सकते हैं, वैसा है इसमें।
आप सोचिए, हम सोचते हैं कि हमने फ्रूट्स खा लिए, हमने हरी सब्जियां खा ली, हमने अच्छे न्यूट्रिशंस पा लिए, लेकिन आपने जो सब्जियां और फल खाई है क्या उसमें न्यूट्रिशन थे? ये साबित करना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि केमिकल तरीके से जो फार्मिंग हो रही है वो फल की, फ्रूट की और सब्जियों का जो न्यूट्रिशन था वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ तक कि ज़मीन का न्यूट्रिशन ख़त्म हो रहा है, और ऐसे में जब ज़मीन में ही पोषण नहीं होगा तो वो फल और सब्जियों में कैसे आएगा? और ऐसे में अब शायद यही विकल्प बचता है कि खुद के हिस्से की जो सब्जियां हैं, फल है, हम खुद उगाएं। वीएनएम टीवी पर आप हमेशा ही ये टैगलाइन को हम प्रमोट करते हैं कि लाखों लोग, छोटी कोशिश बड़ा परिवर्तन। छोटी छोटी जो कोशिश है वो बड़ा परिवर्तन ला सकती है पर्यावरण संजोने में। ये पर्यावरण संजोने का भी एक बहुत उम्दा माध्यम है, इससे पर्यावरण को भी काफ़ी सहायता मिल सकती है। चौबे जी, आप क्या मानते हैं? इसमें हम लोग का अब जो मिट्टी से जुड़ी हुई जो हमें काम है वो हम थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे। हम थोड़ा वर्टिकल फार्मिंग लेंगे उसके अंदर, और ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। जो हमें रोज़ का काम है वो हम लोग ऐसे उगाएं। जिनको पेड़ की ज़रूरत है, जिनका पेड़ का साइज़ बड़ा हो जाता है, उनको हम लोग मिट्टी में उगाएं। तो वहाँ पर हमें मिट्टी खरीदने का काम नहीं होगा। हमारा जितना भी वेस्ट जो हम लोग सस्टेनेबल वेस्ट है, जैसे काउडन हो गया या फिश का वेस्ट हो गया, तो वो हम लोग हमारे पेड़ों जो मिट्टी में उग रहे हैं उनके लिए खाद का काम भी कर लेगा। और ये सिस्टम जो है सस्टेनेबिलिटी इसलिए है कि अभी पानी की रिक्वायरमेंट हम कम कर दिया, तो हमारा वेस्टेज पानी का तो हमने रिड्यूस ही कर दिया। दूसरा, हमारे काम के लिए हो रहा है ये चीज़। तो बोलते हैं ना कि अब मैं जहाँ पर उगा रहा हूँ वहाँ पर मेरे पब्लिक कैसी है। तो गांव में के गांव से सामान सब लोग इकट्ठा करके शहर को बेचते हैं। अगर शहर वाले कुछ उगाना शुरू कर दें तो जो फ्रेश है आपको खुद से मिलने लगेगा। दूसरा, जो ट्रक लेके आ रहे हैं इतने सारे इस चीज़ को, रोज़ ये ट्रक आ रहे हैं, उसका जो कार्बन फुटप्रिंट है आप वो रिड्यूस कर रहे हो। तो गांव वाले वो चीज़ उगाए जो को सुखाने के लिए भी या जमा करके रखने के लिए भी हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, ख़राब ना हो ओपन में। और फ्रेश चीज़ें जो जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं वो हम अपने घर के पास में उगाना शुरू करें। तो अर्बन फार्म जैसे मेरा, आप जहाँ पर आप आए हैं, इसका कॉन्सेप्ट है कि आसपास के लोगों के लिए मैं सब्ज़ी जितना दे सकूँ वैसा, और वो लोग खुद भी उगा रहे हों जैसे। और ऐसा मॉडल कि भाई हर जगह कॉपी भी हो जाए आराम से, कि भाई हर कोई अपना उगा भी रहा है। जिसको बिज़नेस पॉइंट बनाना है तो वो बिज़नेस पॉइंट बना रहा है, और जिसको अपने कमर्शियल पर्पस से करना है तो वैसा कर रहे हैं। जैसे आप समझे कि एक बड़ी कंपनी है रजनीगंधा करके, उसको गुलाब जल चाहिए होता है, तो उसने ग्लास का ग्रीन हाउस बनाया और सिर्फ गुलाब उगाता है वो। उसका पर्पस उसके खुद के लिए उसने किया। तो हर के आदमी का एक पर्पस रहता है, उसको क्या उगाना है और अपने से वो किस चीज़ का वो बढ़ावा करना चाहता है। अगर वो हल्दी का खेती कर रहा है तो वो हल्दी का प्रमोशन करना चाहता है कि वो क्यों खाना चाहिए और उसका सेवन नॉर्मलाइज क्यों हो जाना चाहिए। तो वैसी चीज़ है कि क्या आदमी इस चीज़ को अपने हिसाब से और एज अ सेकंड इनकम रखना चाहता है, एज अ हॉबी रखना चाहता है। वो एक सिस्टम आपको ऐसा समझे कि खेत जैसा आप बना रहे हो आपके घर पे। सोचिए, आपके घर के टेरेस पर या अगर आपकी बालकनी बड़ी है तो वहाँ आप खुद के लिए सब्जियां और फल उगाए। इस तरीके की ये टेक्निक है। 2-3 बार इसमें हाइड्रोपोनिक्स में बात आई कि मछलियों का उत्सर्जन, जिस मछलियों को हम एक्वेरियम में सजा कर रखते हैं वो भी कितनी काम की हो सकती है, अब ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। हाइड्रोपोनिक्स से होने वाली खेती यानी कहीं ना कहीं मछलियों का उत्सर्जन। मछलियां जो एक्वेरियम में होती है बेहद खूबसूरत, वो जो कचरा निकालती है उसी को न्यूट्रिशन बनाकर प्लांट्स यहाँ लगाए गए हैं। चौबे जी, इसके बारे में बताइए। जो आपने पूरा फिश का एक्वेरियम बना रखा है और उसी का जो न्यूट्रिशन है प्लांट्स में पहुँच रहा है, उसके बारे में बताइए। मैडम, फ़िश एक लिविंग बीइंग है, पानी में रहती है, और उसका जो डेली रूटीन में वो जो एक्सक्रीटा प्रोड्यूस कर रही है, जैसे हम करते हैं प्रोड्यूस, तो उसका जो एमोनिया है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ प्लांट के फूड के लिए। एमोनिया को हम नाइट्रोजन साइकिल में इम्प्लीमेंट करते हैं। नेचुरली बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं और वो प्लांट फूड में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट बोलते हैं उनको। तो वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी में से। बाकी जो फ़िश का मल वगैरह होता है उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं एज अ प्लांट फूड, और वो प्लांट की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने की कोशिश करता है। जो नहीं मिलता है कि हमें पेड़ों को और मछलियों द्वारा नहीं दिया जाता है, जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम अगर हमें चूना डालना है पानी में तो हम वो एडिशनल डाल सकते हैं। नहीं तो हम अंडे के छिलके जो साफ़ किए हुए होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। और जो केचुए वगैरह होते हैं आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं मछलियों का मल को और डाइजेस्टिव बना के प्लांट यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए। तो मछलियों का जो काम है वो नेचुरली हम नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट करें और वो प्लांट फूड में आए, और प्लांट का दूसरे एंड में नाइट्रोजन साइकिल के एंड पे
प्लांट है और वो प्लांट क्लीन कर देते हैं अमोनिया को, और मछली के रहने के लिए जो पानी है वो टॉक्सिक नहीं हो पाता। जी, तो आपको प्लांट्स की तो केयर करनी पड़ती होगी, मछलियों की भी केयर करनी पड़ती होगी। हाँ, मछलियों को हमें खाना खिलाना है, उनका बीमारी का ध्यान रखना है, उनको ओवर फीडिंग नहीं करना है, जिसके मतलब होता है ना कि हम नए लिविंग बीइंग को एक जीवन सीख रहे हैं उनका भी, तो वो हमारे लिए तो पूरी तरीके से नया है। तो किसी की से जानकारी भी ले ले, और ऐसा रहे कि एक्वापोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स को आपको दोनों ही सीखना है। तो पहले आप पेड़ों को पालना सीखें, उसके बाद मछली पालन सीखें, तो आपको कभी डर ना हो कि किसी के आपने नुकसान पहुंचाया। तो क्योंकि दोनों अलग ही प्रजाति है हमारे मनुष्य से, और उसका हम लोग ऐसे इस्तेमाल समझने के बाद ही हमें उन पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, और उनको खाना क्या चाहिए उनसे ही समझना चाहिए। तो उनको मछलियों का जैसा समझें, तो वो हमें आसपास के लोग हमें बताते हैं कि उनको कम खाना खिलाएं तो ज़्यादा टैंक साफ़ रहता है जैसे। तो हम ज़्यादा इसमें हमें मछली के साथ अगर हम खाना उगा रहे हैं तो खाना थोड़ा ज़्यादा खिलाना पड़ेगा, लेकिन साफ़ करने के लिए हमारे पास पेड़ पौधे होंगे। तो पेड़ पौधे कोई भी लगा सकते हैं, आपको खाने के पेड़ लगाने हैं या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाने हैं, वो आप एक्वेरियम के साथ उसको सेट कर सकते हैं। जो छोटे पेड़ हैं उनकी सूरज की रिक्वायरमेंट कम है, तो आपका एक्वेरियम के साथ चलाना आसान हो जाता है। तो मछली ऐसा समझे कि नदी का जो एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम है वो उसका पार्ट है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसे कि ये नदी के इकोसिस्टम को मैंने आर्टिफिशियली क्रिएट किया है, तो वो यहाँ पर मौजूद इसलिए हैं कि वो मेरे खेड़ूत होने का काम कर सकें। जो मछलियाँ हैं वो खेड़ूत हैं और खाद पहुँचाती हैं पेड़ को, जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करती हैं वो, और वो मेरे ऑर्गेनिक होने का भी भरोसा लोगों को बताती हैं। जिससे मैं केमिकल अगर गलती से यूज़ किया, मछली मर गई, तो आप समझे ये सिस्टम ही साफ़ सुथरा नहीं है ऐसा। और शशांक जी, बेसिकली आप कहाँ से हैं और ये सारी चीज़ें आपने कहाँ से सीखी? ओके, मैं बेसिकली मेरा नेटिव जो है वो मध्य प्रदेश है, और गुजरात में मुझे 25 साल हो गए। बस मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई और नौकरी करने के लिए गुजरात से बाहर गया था, और उसके वहाँ पर मुझे ये जानकारी मिली कुछ लोगों से कि भाई उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, जो कि खाने से रिलेटेड चीज़ थी। तो खाना एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिससे अपने ओवर यूज़ भी कर रहे हैं, वेस्टेज भी बढ़ा रहे हैं, और अंडर यूज़ कैसे कर रहे हैं कि भाई हमारा सामान टाइम से यूज़ नहीं हो रहा है, हम फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं। तो जो फ्रेशनेस की बात भी चाहिए और साफ़ सुथरा होने की भी बात चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे एक मोटिव मिला था कि लोगों के घर में खाना खुद से लोग उगाना शुरू करें। वहाँ मुझे सहायता करने के लिए एक मित्र बोलते हैं कि आपको मिट्टी की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को लेकर। ये 5 साल पुरानी बात है। अब वो सज्जन ने मुझे बताया कि आपकी मेहनत कम हो जाती है और आपको अब पानी से खेती करना है। अभी पानी का स्वरूप बदलते ही बदलते समझते मुझे मछलियों का योगदान के बारे में जानकारी मिली, जिसको अब मैं यूज़ करता हूँ। और ऑर्गेनिक होने का जो स्टार्ट है वो हमें सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। मैं इसमें यहाँ पर आपको जो साफ़ सुथरा रखना है वो सामने से हो जाता है, और ऐसा समझे कि ऑर्गेनिक है ये लगभग ऐसा। भारत अब बदलता जा रहा है, हमारी लाइफस्टाइल अब बदल गई है, और उन्हीं की वजह से हम बहुत सारी बीमारियों की और आगे बढ़ते जा रहे हैं। बीमारियां हमारे शरीर में घर करती जा रही है, क्योंकि हम जो खा रहे हैं, हम जिनके आसपास जी रहे हैं वो हेल्दी चीज़ें नहीं हैं। और ऐसे में अब शायद ऐसा ही हो सकता है कि अपने हिस्से की सब्जियां, अपने हिस्से के फल शायद हम खुद लगाना शुरू करें, तभी हम पोषण युक्त चीज़ें पा सकते हैं, या फिर इसे बिजनेस के रूप में डेवलप करें ताकि अन्य लोगों को भी हम फ्रेश सब्जियां, फ्रेश फ्रूट खिला सकें, फ्रेश फार्मिंग का, फ्रेश ऑर्गेनिक कृषि का आनंद ले सके। वीएनएम टीवी पर ये प्रसारण आप देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल है वीएनएम टीवी का। अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीएनएम टीवी पर ऐसी ही अलग अलग बातें आप तक हम पहुंचाते हैं। फेसबुक पर हमें देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को लगातार 24 घंटे देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।